लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ विद्यार्थी और राजनीति पर एक लेख। आज हम भगत सिंह द्वारा ही लिखा हुआ सुखदेव के नाम एक पत्र पढ़ेंगे। तो सुखदेव और भगत सिंह दोनों बचपन के मित्र थे। दोनों का जन्म पंजाब के लालपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह और सुखदेव का घर आस पास था और इस कारण से दोनों में गहरी दोस्ती थी और दोनों ने स्कूल की पढ़ाई भी साथ की थी, कॉलेज भी साथ गए थे। तो दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी और इतनी गहरी दोस्ती थी कि वो आजादी की क्रांति में दोनों साथ मिलकर भाग लिए और उन्होंने अपनी क्रांति से अंग्रेजी सरकार की नींव तक हिला डाली। सिर्फ इतना ही नहीं, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने से लेकर फांसी तक का सफर दोनों ने साथ ही मिलकर तय किया। सुखदेव और भगत सिंह की गहरी दोस्ती को मौत भी नहीं तोड़ सकी। फांसी से पहले उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और मौत तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। भगत सिंह करीब 2 साल जेल में थे। इस दौरान उन्होंने लेख और कई पत्र लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त किया। उन्हीं पत्र में से एक पत्र है सुखदेव के नाम पत्र। तो चलिए आज उसी पत्र को हम फिर से पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह ने सुखदेव के नाम क्या पत्र लिखा था। प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यान पूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी हैं। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय और मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन और क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। पहले पैराग्राफ में भगत सिंह कह रहे हैं कि आपने जो पत्र मुझे भेजा था उसे मैंने कई बार पढ़ा और यह अनुभव किया कि बाहर की बदली हुई परिस्थितियां हम पर अलग अलग प्रभाव डालती हैं। जिन बातों से जेल के बाहर आप घृणा करते थे वही बातें अब आपको जेल के अंदर अच्छी लगती हैं। जेल के बाहर व्यक्तिगत प्रेम के विषय में आपकी जो राय थी वह बिल्कुल अलग थी, पर वही राय अब जेल के अंदर बदल चुकी है। आपके अंदर भारी परिवर्तन आया है। मैं व्यक्तिगत प्रेम को जेल के बाहर विशेष रूप से मानता था, पर अब जेल के अंदर मेरे अंदर व्यक्तिगत प्रेम के लिए अब कोई विशेष स्थान नहीं है। सब कुछ बदल चुका है। आगे देखते हैं। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतया कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में भगत सिंह कह रहे हैं कि आत्महत्या पर एक बार हमारी चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि आत्महत्या एक कायरता का कार्य है जो कभी भी उचित हो ही नहीं सकता, पर आज जेल के अंदर आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है और मुझे लगता था कि आत्महत्या किन्हीं परिस्थितियों में की जाती है तो वो उचित होती है, परंतु अब मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल बदल चुका है और आपका भी दृष्टिकोण बिल्कुल बदल चुका है। अब आपके लिए वह घृणित अपराध नहीं है, परंतु मेरे लिए आज वो पूर्ण रूप से कायरता का कार्य है और केवल क्रांतिकारी ही नहीं, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को कभी उचित ठहरा ही नहीं सकता है। आत्महत्या जो है वो एक घृणित अपराध है। आगे कहते हैं, आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना
को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया उसके लिए कष्ट उठाएं। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको भारी जनता का नेतृत्व करना है। भगत सिंह कह रहे हैं कि आपने और मैंने और हम दोनों के जैसे कितने ही क्रांतिकारियों ने अपने देश की जो आज तक सेवा की है उसका सही समय आ गया है, और यही वो समय है जब हमें एक साथ मिलकर सारी जनता का नेतृत्व करना है, उनको रास्ता दिखाना है। स्वतंत्रता के संग्राम में हर एक की भागीदारी होनी है, उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताना है। आगे देखते हैं। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है, जैसा कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल हुए हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका था, और ऐसे स्थान पर बम फेंका था जहां पर कोई मौजूद नहीं था, और बम फेंकने के बाद ही हॉल पूरा धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि वे भागेंगे नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, उन्हें सजा मिले या फांसी पर चढ़ा दी जाए, पर वे भागेंगे नहीं। बम फटने के बाद दोनों ने वहीं रुककर इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे और अपने साथ लाए हुए पर्चे को हवा में उछाल दिया। कुछ ही देर में पुलिस आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर जेल लेकर गई। तो वही यहाँ पर भगत सिंह कह रहे हैं कि कोई भी कार्य उचित मानकर ही करता है मनुष्य। हमने जब बम फेंका था असेंबली में तो हमने भी उचित मानकर ही फेंका था। हम उस परिणाम को भोगने के लिए तैयार थे, तभी हमने यह काम किया। और यह काम करने के बाद हम गिड़गिड़ाए नहीं कि हमें छोड़ दीजिए, हमने ऐसा नहीं किया है। हमने उचित माना और अपने कार्य को पूरा किया और अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से सफल हुए। आगे वे कहते हैं कि बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ किया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान ही था, न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती। हमारे मित्र श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो स्पृहणीय है, क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। जब बंदी बना करके भगत सिंह को और उनके साथियों को जेल में डाला गया तो उस समय जेल की स्थिति अच्छी नहीं थी। जेल में बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। जेल में राजनीतिक कैदी की तरह व्यवहार करने और अखबार और अच्छे भोजन के लिए इन्होंने मांग उठाई और 114 दिन तक जेल में ये भूख हड़ताल पर रहे। भूख हड़ताल करने वाले सभी बंदियों को जेल के अधिकारी जबरदस्ती खाना खिलाते थे। जेल के अधिकारी ने यतीन्द्रनाथ के साथ क्रूर व्यवहार किया और जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाया, दूध पिलाया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु क्या आत्महत्या थी? नहीं, उनकी मृत्यु आत्महत्या नहीं थी। उन्होंने तो संघर्ष किया अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। उनकी मृत्यु को हम आत्महत्या नहीं कहेंगे। उनका मरना तो सफल हुआ। आज देश में जो एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हुआ है वो उसी मृत्यु का तो फल है। तो यह मृत्यु आत्महत्या कैसे हुई? यह तो मृत्यु आत्महत्या नहीं हो सकती। हम अपने लक्ष्य में पूरी तरह से सफल हुए। हम एक आंदोलन करना चाहते थे जिसमें आम जन भी भाग ले सके और वही हुआ। आगे लिखते हैं, इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास था कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। मैं और आप, वरन मैं कहूँगा हम में से किसी ने भी
किंचित कष्ट सहन नहीं किया। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है, हमने तो अभी कोई कष्ट सहा ही नहीं है। कष्ट और विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए आती हैं, उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए आती हैं। हमारे जीवन में जो कष्ट आए हैं वो हमें और क्रांतिकारी और बलिदानी बनाने के लिए आई हैं। आगे देखते हैं। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमय स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाइयां उत्पन्न की हैं। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं, यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्षों के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में भगत सिंह कहते हैं कि रूसी साहित्य जिसमें हर जगह वास्तविकता मिलती है, हमारे साहित्य में दिखाई नहीं देती। हम क्यों उनके साहित्य को इतना पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें जो कष्ट है, जो दुख है, वो सही है, एकदम वास्तविक लगती है पढ़ने के समय। भगत सिंह क्रांतिकारियों के विषय में कहते हैं या उनसे अपेक्षा करते हैं कि हम उन रूसी कहानियों को पढ़कर कष्ट सहने की उस भावना को अनुभव करें, उनके कारणों पर विचार विमर्श करें और साथ ही साथ हमें हर प्रकार की विपत्तियों, चिंताओं, दुखों, कष्टों को सहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए जो हमारे देश के हित के लिए हो। आगे भगत सिंह स्वाध्याय करने की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जेल में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेल में ही ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना, और आज हम जिस कष्ट को सह रहे हैं वो कष्ट को सह कर ही हम स्वाध्याय कर सकते हैं। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही जारशाही का तख्ता पलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण। क्या भारत को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतया परिचित हों और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हों? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र के कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सब से पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या नासमझ। वे आपके इस व्यवहार को अनोखा और अद्भुत समझते हैं। भगत सिंह का यह संदेश क्रांतिकारियों के प्रति है। शासन यदि शोषक हो, अत्याचारी हो, नियमों का पालन भी न करता हो, उसकी गतिविधियां जन विरोधी हो, गरीब जनता को सताया जा रहा हो, मानवता घुट रही हो, पिस रही हो, तो क्रांतिकारियों को चाहिए कि वे संघर्ष में जुट जाएं। यह संघर्ष आवश्यक है, अनिवार्य है, अनुचित किसी भी प्रकार नहीं है। संघर्ष गरीब, शोषित, प्रताड़ित के हितार्थ होता है तो वह सर्वथा न्यायोचित होता है, पर जो संघर्ष बदलने की भावना या प्रतिक्रिया स्वरूप होता है तो उसको न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। उन्होंने रूस की जारशाही का भी उदाहरण दिया है। जेल में बंदियों को घोर विपत्तियां दी जाती थी। यही कार्य जारशाही के पतन का कारण बना। उसके बाद जेल की व्यवस्था में सुधार हुआ। वे यह भी मानते हैं कि विरोध का तरीका भी उचित होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए।
पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण होना चाहिए। आगे कहते हैं कि वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतया आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतया निर्मल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। पर यह वह उत्तर है जिसे हम लोगों से सुनते आ रहे हैं, जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह संघर्ष निकाले कि हमने इस काम के आरंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। वो कह रहे हैं कि जेल की जो स्थिति है उसमें हम क्यों नहीं सुधार ला सकते, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के बाद हम उसमें सुधार ला सकते हैं, जैसा कि रूस में हुआ था। आगे वो कहते हैं कि आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मतलब हमने जो किया है वो हमने कुछ अलग नहीं किया है, ये तो हमारे समय की आवश्यकता थी और उसी की उपज है हम। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्सवाद वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उसमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स थे और भगत सिंह के अनुसार कार्ल मार्क्स के विचार यूरोप की औद्योगिक क्रांति के ही फल थे। यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही ऐसे विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न किए और कार्ल मार्क्स के विचार उसी क्रांति की देन है। आगे वे कहते हैं कि मैंने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ असाधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। यहाँ दो शब्द आए हैं, समाजवाद और साम्यवाद। आप दोनों शब्दों से परिचित होंगे और अगर परिचित नहीं हैं तो उसका अर्थ मैं बता देती हूँ। समाजवाद एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है। इसमें धन संपत्ति का स्वामित्व या पूरा अधिकार वितरण समाज के नियंत्रण में होता है और साम्यवाद एक ऐसा सामाजिक एवं राजनीतिक दर्शन है जो राजनीतिक संस्थाओं के विश्लेषण एवं मूल्यांकन और मानव की पहचान और उसके कल्याण के लिए समुदाय के महत्व पर जोर देता है। भगत सिंह कहते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद का जो विचार है उसे हमने जन्म नहीं दिया है, ये तो समय और परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है कि ऐसे विचार हमारे सामने हैं। निसंदेह इस विचार को प्रचार करने के लिए कुछ साधारण तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं। इस विचार को प्रचार करने के लिए हमने तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं, लेकिन ये जो विचार है इसको जन्म हमने नहीं दिया है और अगर हम इस कार्य में लग गए हैं तो हमें चाहिए कि इसे हम आगे बढ़ाएं। विपत्ति हमारे सामने आ गई है तो हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो जनता को क्या संदेश देंगे, उनका मार्गदर्शन हम कैसे करेंगे? इसलिए
आत्महत्या करना उचित नहीं है। जो बात पहले से चली आ रही है उसी पे हम क्यों चले, क्यों हम आत्महत्या कर लें। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम अपना कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य कर रहे थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त न थी? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि वाकुनिन ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। वाकुनिन का पूरा नाम है मिखाइल वाकुनिन। वे एक रूसी क्रांतिकारी थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण उन्हें मृत्यु दंड देने की घोषणा की गई, लेकिन फिर उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लेकिन 9 साल बाद बाकुनिन जो थे वो जेल से भाग गए और फिर कार्ल मार्क्स के साथ जुड़ गए। तो यहाँ भगत सिंह कह रहे हैं कि अगर आपके समान ही वाकुनिन ने सोचा होता, इतना सोच विचार किया होता जेल में रह करके, तो वो तो आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता पूर्ण अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। यहाँ बार बार भगत सिंह आत्महत्या नहीं करने के लिए उन्हें समझा रहे हैं, सुखदेव को, और कह रहे हैं कि आज देखिए रूस में जो क्रांति हुई थी उसका फल देखिए कि कितने जो उसमें क्रांतिकारी भाग लिए थे आज वो किसी प्रतिष्ठित पद पर हैं। कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है भविष्य में। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता के साथ इसका विरोध किया था। यहाँ बम फैक्ट्री में आत्महत्या करने के लिए विष रखने की बात पर सुखदेव ने उनका विरोध किया था भगत सिंह का। आप इस विचार से ही घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं हैं। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको इस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। यहाँ पर भगत सिंह कह रहे हैं कि अब आपको क्या हुआ है? पहले आप आत्महत्या करने की मनोवृत्ति से ही घृणा करते थे, लेकिन आज के विचार बिल्कुल बदल चुके हैं। आप जो जेल के बाहर थे वो आप जेल में अंदर आने के बाद आपके विचारों में बहुत परिवर्तन आया है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। कह रहे हैं कि जिस समय हमने वो कार्य किया था, जिस समय हम बंदी बनाए जाने वाले थे, तभी आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए थी। और अगर आपने तब नहीं की और अभी आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह तो बहुत गलत है। ये बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा। हमने जो किया, हमने जो इतने संघर्ष किए हैं, वो सब पर पानी फिर जाएगा। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। यहाँ पर भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम ऐसे लोग हैं जो ईश्वर, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, दंड, पुरस्कार, भगवान द्वारा किए जाने वाले हिसाब किताब में विश्वास नहीं रखते हैं। एक दिन जब मुझे पहचानने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ।
उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सह नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप से दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। मेरी यह भी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण ना बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भूला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति के भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सतत करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने एवं बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव स्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाएं। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। और यहाँ पत्र समाप्त हो जाता है। यहाँ भगत सिंह दो स्थितियों पर बात करते हैं, देश के बारे में और अपने बारे में सोचने की, और यह भी कि देश बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है। भगत सिंह यही मानते थे कि देश सर्वोपरि है, उसके सामने व्यक्ति का मूल्य कुछ भी नहीं है। भगत सिंह अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, जब ये आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। वे ये नहीं चाहते थे कि आजादी के मार्ग में उनके कारण कोई बाधा आए। भगत सिंह कहते थे कि हमें हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना चाहिए ताकि हमारा बलिदान लोगों के काम आए और लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़ जाए। और यही हुआ भी। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाना था, लेकिन अंग्रेजी सरकार इतनी डर गई थी, 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को करीब शाम 7:33 पर तीनों को फांसी दे दी गई। इनकी शहादत से न केवल अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम को गति मिली, बल्कि नव युवकों के लिए वह भी प्रेरणा स्रोत बन गए। तो इस वीडियो में हमने सुखदेव के नाम पत्र पाठ का अध्ययन किया, और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।